नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का साध्य पीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हिंदी के सिलेबस पर, लेकिन उससे पहले मैं कुछ खास जानकारी आप सभी के लिए लेके आया हुआ हूँ, तो ध्यान देंगे। हमारे द्वारा कुछ बैचेस चलाए जा रहे हैं जिनका होली ऑफ़र जो है वो एक्सटेंड हुआ है, तो आप इसका लाभ अभी भी उठा सकते हैं। होली ऑफ़र का ध्यान देंगे। सीजीपीएससी का बैच आपको सिर्फ 9,459 रुपये में मिल जाएगा। सीजी व्यापम का कोर्स 2,634 मिल जाएगा। ईडीओ का कोर्स मात्र 1,322 रुपये में। प्रयोगशाला परिचारक का कोर्स मात्र 797 रुपये में। और छत्तीसगढ़ पुलिस या आबकारी आरक्षक अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो 797 में आपको मिल जाएगा। ठीक है। और सहायक शिक्षक भर्ती और शिक्षक भर्ती के बारे में तो आप सभी को पता ही है, जानकारी है ही, तो ये जानकारी छोटी सी मुझे देनी थी। साथ में हम लोग के द्वारा एक लक्ष्य बैच चलाया जा रहा है जिसके बारे में आज मैं आपको खास जानकारी दूंगा। ठीक है। लक्ष्य बैच या किसी भी व्यापम के एग्जाम के लिए हमको प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए, मैं आप लोगों से साझा करने वाला हूँ। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा इधर। अगर मैं बात करूं किसी भी एग्ज़ाम की हम बात करें, किसी भी एग्ज़ाम के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो कोई भी एग्ज़ाम 4 से 5 पोर्शन से मिलकर बना होता है। ठीक है। कैसे 4 या 5 पोर्शन बोल रहे हो सर? तो इस तरीके से 5 पोर्शन बोल रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस की, जो व्यापम लेता है वो जनरली 5 पोर्शन से मिलकर बनता है। सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो 5 पोर्शन से बनकर तैयार होता है आपका व्यापम का सिलेबस। किन किन 5 पोर्शन से? यही सिलेबस आपको सीजी एसआई में देखने को मिलेगा। ठीक है। यही पोर्शन आपको सीजी पटवारी में देखने को मिलेगा। यही पोर्शन सीजी आमीन में देखने को मिलेगा। ठीक है। व्यापम के जितने भी एग्जाम हैं इसमें सारे में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है, 90% चीज़ें कॉमन है, 10% चीज़ चेंज होते रहता है, उसको बस हमको अलग से प्रिपेयर करना है। तो जो कॉमन चीज़ है उसके लिए हमारे साध्य एकेडमी द्वारा स्पेशल बैच चलाया जा रहा है, लक्ष्य बैच करके। ध्यान रखेंगे, लक्ष्य बैच। स्पेशल बैच का नाम है लक्ष्य बैच, जिसमें आपको आपके कोर सब्जेक्ट को इसमें स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। लक्ष्य बैच में आपके कोर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए किसी भी समय तैयार रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए किसी भी समय तैयारी रहे आपकी। इसके लिए क्या किया जा रहा है कि इसके अंतर्गत, लक्ष्य बैच के अंतर्गत, ये जो 5 मेजर सेक्शन है उसको कवर कराया जा रहा है। पहला सेक्शन अगर मैं बोलूँ एग्ज़ाम के कॉन्टेक्स्ट में, अगर सीजी के एग्ज़ाम के कॉन्टेक्स्ट में अगर बोलूँ तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पोर्शन है सीजीजीएस। सीजीजीएस हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। सीजीजीएस एक अच्छा खासा पोर्शन रहता है। छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज का ध्यान देंगे। सीजीजीएस पहला पोर्शन मैं बोल सकता हूँ। दूसरा पोर्शन है इंडियन जीएस का। इंडियन जीएस मतलब, या मैं बोल सकता हूँ सामान्य अध्ययन, भारत के परिप्रेक्ष्य में या विश्व के परिप्रेक्ष्य में सामान्य अध्ययन जो रहता है वो एग्जाम के रिस्पेक्ट में बाकी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसको मैं बोल सकता हूँ सामान्य ज्ञान। तीसरा पोर्शन अगर मैं बात करूं, तीसरा पोर्शन आपके एग्जाम का, तो तीसरा पोर्शन है आपका गणित का पोर्शन या मैथ्स का पोर्शन, जिसमें आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग आ जाएगा। मैथ्स हो गया। चौथा पोर्शन आपका हो जाएगा भाषा का। ध्यान रखना है, चौथा पोर्शन कौन सा रहेगा? भाषा को मैं अलग कलर में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि भाषा को आसान समझने की गलती कर बैठते हैं और एग्जाम में बिना प्रिपरेशन के जाते हैं। ये स्कोरिंग है भाई साहब, इसको सबसे पहले पकड़ना है, ये बात तो समझ लो। भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग है, कम समय में ज़्यादा मार्क्स देने वाला अगर कुछ है तो भाषा है। इसके अलावा बाकी पोर्शन की आप बात करोगे तो इनमें डेप्थ ज़्यादा है, लेकिन भाषा की अगर बात करोगे तो इसका रीच आसान है, आसानी से आपका इसमें फ्लो और कंटिन्यूएशन अगर अच्छा हो तो भाषा में आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। और एक पाँचवा पोर्शन अगर मैं बोलूँ तो ये डिपेंड करता है एग्जाम के ऊपर कि किसका एग्जाम है। एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता है। अगर मैं बात करूँ हॉस्टल वार्डन की, तो हॉस्टल वार्डन में आपको क्या देखने को मिलेगा? कंप्यूटर देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ आरआई की, रेवेन्यू इंस्पेक्टर की, तो आरआई से रिलेटेड कोई टॉपिक उसमें एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। अगर मैं बात करूँ फूड इंस्पेक्टर की, तो फूड इंस्पेक्टर से रिलेटेड जो धारा वगैरह है वो आपको पढ़ना पड़ता है। अगर एपेक्स एग्जाम की बात करूँ तो एपेक्स एग्जाम के लिए रजिस्ट्रार से संबंधित कुछ धारा वगैरह पढ़ना पड़ता है। तो अगर बात करूँ पाँचवा पोर्शन जो है वो आपके एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है। अब हमारे जो सीजीपीएससी व्यापम का लक्ष्य बैच है इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? एक तो सीजीजीएस का पूरा पोर्शन आपको कवर कराया जाएगा। सीजीजीएस का छत्तीसगढ़ का इतिहास हो गया, ये आपको पूरा कवर कराया जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का इतिहास पूरा कवर कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ का ही भूगोल आपको पूरा कवर कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ का अगर संविधान की बात करूं तो राज्य का जो संविधान होता है जनरली पंचायती राज के नाम से हम जानते हैं, तो पंचायती राज बहुत अच्छे से कवर कराया जाएगा। हर एक विषय को विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाया जाएगा, ध्यान देंगे, पंचायती राज। इसके बाद आपका
अर्थशास्त्र भी है, देखा जाए तो आप जो आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ते हो वो अर्थशास्त्र का हिस्सा है। और यही सिलेबस, ये सेम सिलेबस आपका एसआई का सिलेबस भी है। ऐसा नहीं है कि आप एसआई इसमें अलग है, एसआई हो गया, आरआई हो गया, या मैं बोलूँ डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, ठीक है, या एडीआई का पोर्शन भी आप बोल सकते हो कि इस तरह का रहेगा, बस एडीआई में थोड़ा सा डेप्थ ज़्यादा रहेगा। ये सारे एग्जाम, हालांकि एडीआई जो है वो सीजीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है, लेकिन है वो भी वनडे एग्जाम। ध्यान देने वाली बात क्या है, वनडे एग्जाम है तो उसमें भी इसी तरह का ही प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी काम करेगा। अब देखो, इसमें सीजीजीएस में आपको इतिहास, भूगोल, पंचायती राज और अर्थशास्त्र इस तरीके से पढ़ना है कि सभी एग्जाम में ये काम आए। हम आपको ऐसा डिलीवर करके देंगे कि आप हर एक एग्जाम में इसका उपयोग कर पाओगे। वैसे ही आपको सामान्य ज्ञान, हमारे यहाँ आप जान ही रहे हो कि सीजीजीएस को साहू सर के द्वारा पढ़ाया जाता है, ठीक है। वहीं पे सामान्य ज्ञान के लिए अविनाश सर हैं। अविनाश सर ने काफ़ी बार यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया हुआ है, ठीक है। यूपीएससी का जो एग्जाम है कई बार उन्होंने मेंस दिया हुआ है, उनको काफ़ी अच्छे से अनुभव है कि कैसे सामान्य ज्ञान को बेहतर किया जा सकता है। इसमें भी आपका जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, इतिहास वाला पोर्शन है वो, और इतिहास के अलावा इसमें आपका है भूगोल। भूगोल के बाद इसमें आता है आपका संविधान, फिर भारत का अर्थशास्त्र और विज्ञान जैसे सब्जेक्ट आपके आते हैं। और विज्ञान तो मैं बात करूं अगर इतिहास की, भूगोल की, तो इसमें से इतिहास जैन सर पढ़ाएंगे, उन्हें काफ़ी लंबे समय का अनुभव है इतिहास पढ़ाने का। भूगोल और संविधान को अविनाश सर पढ़ाएंगे, उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कम से कम 4-5 साल का एक्सपीरियंस है सिर्फ भूगोल और संविधान पढ़ाने का। अर्थशास्त्र भी आपके अर्थशास्त्र का सब्जेक्ट भी आपको अविनाश सर के द्वारा ही देखने को मिलेगा। वहीं पर विज्ञान सब्जेक्ट आपको राकेश सर पढ़ाएंगे। राकेश सर की साइंस से आप सभी भली भांति परिचित है, जान ही रहे हैं कि उनका विज्ञान पढ़ाने का तरीका बहुत आकर्षक है, ठीक है। मैथ्स में आपका 2 पोर्शन रहता है, एक कहलाता है एप्टी वाला पोर्शन और एक पोर्शन कहलाता है रीजनिंग, ठीक है। ये दोनों पोर्शन आपको अजय सर द्वारा पढ़ाया जाएगा, जिनको 6 से 7 साल का अनुभव है मैथ्स पढ़ाने का, ठीक है। तो ये दोनों पोर्शन आपको अजय सर द्वारा पढ़ाया जाएगा मैथ्स का। एक है एप्टीट्यूड और एक है रीजनिंग। ये दोनों पोर्शन अजय सर द्वारा पढ़ाया जाएगा। अब आप देखिए, एग्जाम में आप ये पोर्शन अगर कवर कर लेते हो, सीजीजी, सामान्य ज्ञान और मैथ्स, आप सारे एग्जाम के लिए रेडी हो। अभी इसमें एक और बच गया है भाषा, ठीक है। भाषा मतलब एक तो हिंदी लैंग्वेज हो गया, हिंदी, चलिए एक हिंदी हो गया और एक है अंग्रेजी। ये पोर्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये 4 पोर्शन एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में ये चारों पोर्शन, कोई भी एग्जाम इसके बगैर आपका बन ही नहीं सकता। ये चारों पोर्शन आपको एकदम अच्छे से पहले प्रिपेयर करके रखना है। और रही बात 5वें पोर्शन का, तो एग्जाम जो एग्जाम जिस आते जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट चलेगा। पाँचवा सब्जेक्ट, पहले इन सब्जेक्ट को आपको प्रिपेयर करना है। जो बच्चे अभी नए हैं और शुरुआत कर रहे हैं, जिनका तैयारी अभी पुख्ता नहीं हुआ है, उनको मैं यही सजेशन दूंगा कि आप एकदम नज़दीक के एग्जाम को टारगेट ना करते हुए कम से कम अपने आप को 6 से 9 महीने का समय दो। 6 से 9 महीने का जब आप समय दोगे तब कहीं जाके इतने सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो पाएंगे। अगर आप जल्दबाजी करते हो कि नहीं मेरे को 2 महीने में एग्जाम क्रैक करना है और आपका प्रिपरेशन का स्तर अभी 0 है, तो आप इस हालात में एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। उसके लिए आपका ज़्यादा बेहतर विकल्प जो है वो लक्ष्य बैच रहेगा। कारण यही है कि आप एकाएक किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए तैयार नहीं हो सकते। तुक्के से एग्जाम पास नहीं किए जाते, प्रॉपर स्ट्रेटजी यूज़ करना पड़ता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था यहाँ पर, सीजीजीएस, सामान्य ज्ञान, मैथ्स और भाषा, इन चारों पर आपको विशेष पकड़ लेकर आना है। और रही बात भाषा की, तो ये सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। भाषा के बारे में अगर मैं बात करूँ, भाषा के बारे में, तो भाषा का सब्जेक्ट जो है वो मैं पढ़ाने वाला हूँ। और आज हम लोग थोड़ा सा हिंदी का सिलेबस भी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कल से आपकी कक्षाएं रोजाना लगेंगी। तो हिंदी का सिलेबस हम लोग बिल्कुल फ्रेश तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं एसआई के बैच में। एसआई के बैच में हिंदी मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। कैसे पढ़ाया जाएगा बता रहा हूँ। हिंदी की बात मैं करूँ तो एकदम बेसिक से क्वेश्चन से चलते हैं। हिंदी शब्द से हमको क्या समझ में आता है? पहली बात, एक तो हमारे पास हिंदी भाषा शब्द है, एक है हिंदी भाषा, और एक शब्द है हिंदी व्याकरण। हमको तैयारी किसकी करनी है? हिंदी भाषा की करनी है कि हिंदी व्याकरण की करनी है? अगर देखा जाए तो दोनों का करना है। हिंदी भाषा क्या होता है? आपस में
अपनी भावनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का माध्यम क्या कहलाता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संप्रेषित करने का माध्यम क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। जब इस भाषा को नियमों में बांध दिया जाता है, इस भाषा को किस में बांध दिया जाता है? नियमों में बांध दिया जाता है, नियमों में परिणत कर दिया जाता है, नियमों में परिणत कर दिया जाता है या नियमों में बांध दिया जाता है। तो इन नियमों को हम किस नाम से जानते हैं? व्याकरण के नाम से जानते हैं। इन नियमों को हम किस नाम से जानते हैं? हिंदी व्याकरण के नाम से जानते हैं। अब मैं अगर बात करूं हिंदी व्याकरण की, तो हिंदी व्याकरण के 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? हिंदी व्याकरण के 3 अंग हैं। हिंदी व्याकरण के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। 3 अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहला अंग है आपका वर्ण, दूसरा अंग है आपका शब्द, और तीसरा पोर्शन है आपका वाक्य। ध्यान देंगे, यहीं से सिलेबस डिस्कशन से आपका क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आना चालू हो जाता है, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो मैं हिंदी शब्द के बारे में आपको पूछना चाहूँगा कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। इस क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछता है, एक तो हिंदी के बारे में पूछता है और एक इंग्लिश के बारे में भी पूछता है कि इंग्लिश किस भाषा का शब्द है। तो यहीं पे मैं बताते चलूँगा, आपका जो हिंदी है वो फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। बस याद रखते चलेंगे क्योंकि एग्जाम में ये फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। और इंग्लिश वहीं पे फ्रांसीसियों द्वारा दिया गया शब्द है इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश किसके द्वारा दिया गया? फ्रांसीसी द्वारा। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, सिलेबस डिस्कस करना चाह रहा हूँ। सिलेबस में मैं अगर बात करूँ व्याकरण के कितने अंग होते हैं, तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 3 अंग होते हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलेगा, ठीक है, काफ़ी बार आ चुका है। सिलेबस ही डिस्कस कर रहे हैं, सिलेबस से भी क्वेश्चन आते हैं काफ़ी सारे। एक क्वेश्चन मान के चलता हूँ कि सिलेबस से आता ही है, अगर 10 क्वेश्चन आना है तो, ठीक है। अगर बात करूँ व्याकरण के 3 अंग है, पहला है वर्ण, दूसरा है शब्द और तीसरा है वाक्य। चलिए मैं बात कर रहा था वर्ण के बारे में, ठीक है। चलिए, अगर एग्जामिनर आपको पूछता है, ठीक है, कि वर्ण क्या होता है और शब्द क्या होता है और वाक्य क्या होता है, तो देखो, अगर मैं बात करूं राम अच्छा लड़का है, मैं एक वाक्य लेता हूं, राम अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, लड़का है। अब ये क्या है? एक वाक्य है। ये पूरा क्या है? एक वाक्य है। और ये पूरा वाक्य, अगर इस पूरे वाक्य की बात करूं तो ये छोटे छोटे शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जैसे राम एक शब्द हो गया, अच्छा एक शब्द हो गया, और लड़का एक शब्द हो गया, है भी एक अपने आप में शब्द है, ठीक है। छोटे छोटे शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अब ये जो शब्द हैं ये भी वर्ण से मिलकर बने हुए हैं। शब्द किससे मिलकर बने हुए हैं? वर्ण से बने हुए हैं। जैसे राम की बात करूं तो र में र रेफ प्लस इसमें आ की मात्रा जब लगाऊंगा तो ये रा बन जाएगा, ठीक है। फिर म आधा और इसके पीछे अ का अ स्वर लगा हुआ है। इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि राम जो शब्द है वो 4 वर्णों से बना हुआ है। इनको क्या कहते हैं? वर्ण। ये जो मैं अलग किया हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में, इनको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि इसके और टुकड़े नहीं हो सकते, इन शब्दों के और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। इनको मैं क्या कह रहा हूँ? वर्ण। क्या कह रहा हूँ? वर्ण। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो सबसे छोटी इकाई आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है क्या कि यहाँ पर सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? ये र आ म अ, ये छोटी इकाई होगी। और ये है क्या? ये है स्वर और व्यंजन, और स्वर और व्यंजन को एक साथ क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। तो सबसे पहले एग्जाम में पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछे, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछे तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपका वर्ण है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। दूसरी बात शब्द के बारे में करेंगे। ध्यान दो, यहां पर, हाँ, यहां पर ध्यान दो, राम में र आ म और अ क्या है? आपके वर्ण है। क्या है? वर्ण है। इस र का कोई अकेले अर्थ है क्या? आ का कोई अर्थ है क्या? म का अकेले कोई अर्थ है क्या? अ का कोई अर्थ है क्या? नहीं है। जब ये चारों मिल जाते हैं तब क्या बनाते हैं? एक शब्द बनाते हैं। और राम एक शब्द है और इसका एक प्रॉपर अर्थ है कि राम किसी व्यक्ति या लड़के या पुरुष के लिए इसका प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन बनता है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण का कोई अर्थ हो सकता है क्या? अगर मैं सिर्फ र लिख दूं, मैं सिर्फ क लिख दूं, इसका कोई अर्थ निकल सकता है क्या? नहीं। तो अगर एग्जामिनर पूछता है,
एग्जामिनर अगर पूछता है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है आपकी? शब्द। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है आपकी? शब्द। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द। ठीक है। वाक्य की अगर मैं बात करूं, वाक्य की, तो देखो, अच्छा यहाँ तक भी समझ में आ गया कि वर्ण, वर्ण की बात करूं मैं, तो वर्ण आपका, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अर्थ के आधार पर राम भाषा की सबसे छोटी इकाई है। लेकिन राम भाव दे सकता है क्या? आप एक बात समझो कि इस राम में भाव प्रकट करने की क्षमता है क्या? नहीं है। ये पूरा वाक्य आपका भाव प्रकट करेगा। भाव प्रकट करेगा मतलब राम अच्छा लड़का है, इससे एक हमारे अंदर में, मस्तिष्क में एक भावना बन रही है क्या? तो एग्जाम में अगर पूछे भाव या भावार्थ के, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, किसके आधार पर? भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे, भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई अगर पूछे, सबसे छोटी इकाई, तो भाव और भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई आपका क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। ठीक है। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है वाक्य। यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर पूछे कि भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तब सबसे बड़ी इकाई भी क्या होगी? वाक्य, क्योंकि 3 ही अंग है, वर्ण, शब्द और वाक्य। वाक्य सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है। भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई भी यही है और सबसे बड़ी इकाई भी यही है। सबसे बड़ी इकाई पूछे तब भी यही होगा, सबसे बड़ी इकाई। ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक एकदम क्लियर होना चाहिए। यहाँ से प्रश्न बनता है, ये स्लाइड बिल्कुल नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे अगर मैं बात करूँ इसके बाद, तो मैंने आपको बताया भाषा के कितने अंग हैं? भाषा के 3 अंग हैं। इन तीनों अंग के इर्द गिर्द ही हमारा सिलेबस घूमने वाला है। भाषा के कितने अंग हैं? 3 अंग है। पहला अंग कहलाता है वर्ण, दूसरा अंग कहलाता है शब्द, और तीसरा अंग कहलाता है वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य, ये 3 अंग हैं। अच्छा, वर्ण के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है? वर्ण के अंतर्गत अगर मैं बात करूं, वर्ण के अंतर्गत सबसे पहले आप पढ़ोगे वर्णमाला। बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले क्या सीखते हैं? वर्णमाला ही सीखते हैं। वर्णमाला के अंतर्गत भी आप क्या पढ़ते हो? स्वर और व्यंजन। क्या क्या पढ़ते हो? स्वर और व्यंजन। ठीक है। तो वर्णमाला के अंतर्गत आप स्वर और व्यंजन पढ़ोगे, ये वर्ण विचार टॉपिक के अंतर्गत आएगा। फिर दूसरा चीज़ इसी में मैं अगर बात करूं, वर्णमाला के अंदर, वर्णमाला के बाद आप वर्तनी टॉपिक पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? वर्तनी, हिज्जा, है ना, स्पेलिंग्स नहीं करना है अंग्रेजी में बोलूँ तो। ठीक है। तो वर्तनी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। जब ये दोनों टॉपिक कवर हो जाएगा तब कहीं जाके इसके बाद हमको संधि को पढ़ना है, क्योंकि संधि भी आपका वर्ण विचार से संबंधित टॉपिक है। आपको जरूर लग रहा होगा कि संधि थोड़ा बाद में पढ़ना चाहिए, लेकिन संधि जो है वर्ण से संबंध रखता है। आप संधि की परिभाषा में पढ़ोगे कि 2 वर्णों के मिलाप से उत्पन्न होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं? संधि। तो यहाँ पर संधि में सारा खेल किसका रहेगा? वर्ण का या वर्णों के मिलाप का। ठीक है। तो 2 वर्णों के मिलाप से उत्पन्न होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं? संधि। संधि की बात करूँ तो संधि के 3 प्रकारों को हम डिस्कस करेंगे। पहला रहेगा स्वर संधि, दूसरा रहेगा व्यंजन संधि, और तीसरा रहेगा विसर्ग संधि। तीसरा क्या रहेगा? विसर्ग संधि। अब अगर मैं बात करूं स्वर संधि की, तो स्वर संधि कितने हैं? 5।
स्वर संधि कितने हैं? 5, उसको भी याद रखते चलिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है। संधि सामान्य रूप से पूछे तो संधि के 3 प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और वहीं पे स्वर संधि के कितने प्रकार है? 5 प्रकार हैं। ठीक है, इसके बाद वर्ण वाला टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वर्ण वाला टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वर्ण के बारे में समझना, उनको लिखना, उनको पढ़ना, उनको सही तरीके से उच्चारित करना क्या कहलाता है? वर्ण विचार कहलाता है। अगला है आपका शब्द विचार, जो आपका 80% सिलेबस कवर करता है। क्या? शब्द विचार। किसकी बात कर रहा हूं मैं? शब्द विचार। शब्द विचार, शब्द विचार के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो शब्द विचार निम्न 4 आधारों पर किया जाता है। कितने आधार पर शब्द विचार को हम पढ़ते हैं? 4 आधारों पर पढ़ते हैं। पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति मतलब, कहने का मतलब यह है कि शब्द आया कहाँ से है। शब्द आए कहाँ से है? कहीं से तो आए होंगे, कहीं तो उनका जन्म हुआ होगा, है ना? या उसका स्रोत क्या है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं? ये पहला है तत्सम। तत्सम यही सिलेबस है और यही एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशज। दूसरा अगर मैं बात करूं, पहला समझ में आ गया होगा कि पहले के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। दूसरा है व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर भी शब्द के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? एक है रूढ़ शब्द, रूढ़ है। एक है यौगिक शब्द, और आपको पढ़ना है योग रूढ़ शब्द। सबके बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे। ठीक है, इसके बाद तीसरा आधार है आपका अर्थ के आधार पर। किस आधार पर? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 ही प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सार्थक, और एक होता है निरर्थक। सार्थक आपका बना हुआ है सधन अर्थधन क से। सधन अर्थधन क से आपका सार्थक बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है साथ में अर्थ देने वाले। साथ में अर्थ देने वाले को हम क्या करते हैं? सार्थक कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? एक तो आपका आ जाएगा पर्यायवाची पढ़ हो गया आप, पर्यायवाची शब्द हो गया। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, एक अर्थी शब्द हो गया। ठीक है, एक अर्थी शब्द हो गया, युग्म शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया। ये सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे? सार्थक शब्द के अंतर्गत। निरर्थक शब्द, निरर्थक वाले शब्द कौन से होते हैं? जैसे कि घर में हम जनरली बात करते हैं तो मम्मी कभी कभी बोलती है बेटा दाल वाल बना ले क्या, है ना? पापा को कभी कभी बोलते हैं ना सब्जी वब्जी ले आना। तो ये जो सब्जी के साथ वब्जी जुड़ा हुआ है, ये आपका निरर्थक शब्द है। समझ में आ रहा है? तो निरर्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में प्रयोग में तो लाए जाते हैं, लेकिन उनका कोई अर्थ होता नहीं है। ध्यान ये रखना है कि जब भी निरर्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में होगा तो उससे वाक्य अशुद्ध नहीं होता है। वाक्य में किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं मानी जाएगी निरर्थक शब्द का प्रयोग करना। ठीक है, आगे चलें। चौथा प्रकार क्या है भाई? चौथा है विकार के आधार पर शब्द के प्रकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विकार के आधार पर शब्द के प्रकार। तो विकार के आधार पर अगर मैं बात करूं, शब्द के 2 प्रकार हैं। एक को बोला जाता है विकारी शब्द, एक को हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द, और एक को हम कहते हैं अविकारी शब्द। विकारी और अविकारी। ठीक है, ध्यान देंगे। देखो यहाँ पर मैं कुछ बातें ऐड करते चलूँगा, ध्यान दीजिए। विकारी और अविकारी शब्द। अब ध्यान देंगे मैं जो बात बोल रहा हूँ, शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयाँ होती हैं। ठीक है, अभी भी हम सिलेबस ही डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछता है शब्द परिवर्तन की कितनी इकाइयाँ हैं? तो शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयाँ हैं। कितनी इकाइयाँ हैं? 4 इकाइयाँ हैं। कौन कौन से? पहला है लिंग, दूसरा है वचन, तीसरा है काल, और चौथा है कारक।
लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर किसी शब्द में परिवर्तन होता है तो उसे विकारी शब्द कहते हैं। ध्यान दीजिए, शब्द परिवर्तन की 4 इकाई है, लिंग, वचन, काल और कारक, और इन चारों आधारों पर किसी शब्द में परिवर्तन होता है। इन चारों आधार में से किसी एक आधार पर भी अगर किसी शब्द में परिवर्तन हो जाता है तो परिवर्तन हुए शब्द को हम कहते हैं विकारी शब्द, और जिस शब्द में परिवर्तन नहीं होता है उसे हम कहते हैं अविकारी शब्द। इन 4 आधारों में से किसी एक आधार पर भी अगर किसी शब्द में परिवर्तन हो जाता है तो हम उसे क्या कहेंगे, विकारी शब्द, और परिवर्तन नहीं होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द कैसे हो जाएंगे, जैसे कि संज्ञा, जितने भी संज्ञा वाले शब्द हैं, संज्ञा आपका किसके अंतर्गत आएगा, आपके विकारी शब्द के अंतर्गत आएगा। मतलब लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर संज्ञा में परिवर्तन संभव है। संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, ठीक है, ये कैसे परिवर्तित होते हैं मैं आने वाली क्लासेस में आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा। संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया और क्रिया। ये चारों की अगर मैं बात करूं, इन चारों की अगर मैं बात करूं तो ये चारों किस प्रकार के हैं, विकारी शब्द हैं। कैसे शब्द हैं, विकारी शब्द, और लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर परिवर्तन होने वाले शब्द हैं। अविकारी शब्द की बात करूं तो इसमें आता है आपका क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण। फिर इसमें आता है संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। फिर इसी में आपको पढ़ना है समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, और एक है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये 4 प्रकार आपको किसके अंतर्गत देखने को मिलेगा, अविकारी शब्दों के अंतर्गत देखने को मिलेगा। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और संबंध बोधक। अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, इन सबको हमको देखते चलना है। अब जब ये टॉपिक सारा आपका कवर हो जाएगा ना, ये सारे टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, तब कहीं जाके आप रेडी होगे समास पढ़ने के लिए। समास ऐसे ही प्रिपेयर नहीं होता, समास के जो रूल्स हैं आपको तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक ये सारे टॉपिक्स कवर नहीं हो जाएंगे। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ये जब सारा टॉपिक, ये जो क्रम मैं बता रहा हूँ पढ़ने का, इसी क्रम को हम फॉलो करेंगे हमारे सिलेबस में। बात समझ में आ रहा है, हम कोई भी सीक्वेंस नहीं फॉलो करने वाले हैं कि संज्ञा पहले पढ़ लिए, सर्वनाम पहले पढ़ लिया, ऐसा नहीं चलेगा। हम लोग क्या करने वाले हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। सीक्वेंस में पढ़ेंगे, यही क्रम है, इसी क्रम में पढ़ने से ही आपका व्याकरण शुद्ध होगा और आसानी से समझ में भी आएगा। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, समास। समास, समास के बाद उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये सारा हम किसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, शब्द विचार के अंतर्गत। तो इस तरीके से आपका शब्द विचार वाला पोर्शन कंप्लीट होगा। और वाक्य विचार में हम वाक्य की अशुद्धि और शुद्धि से संबंधित कुछ नियमों को देखेंगे, उसमें भी हम इसी का ही प्रयोग करेंगे और इसी के प्रयोग से ही आपका जो हिंदी का वाक्य वाला पोर्शन है वो भी कवर हो जाता है। ठीक है, तो वो मैं उस टाइम पर बताऊँगा जब हम लोग वाक्य को पढ़ेंगे, उस टाइम पर उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है साथियों, उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। किसी तरह का अगर डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो नीचे, और जानकारी अगर किसी भी तरीके का आपको चाहिए तो साध्य के नंबर पे आप सीधे डायल कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए, तो ध्यान देंगे। अच्छा, आने वाले समय में कुछ वैकेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में मैं आपको बताते चलता हूँ। अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये एसआई की तैयारी कर रहे हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एसआई का प्रिपरेशन कर रहे हो आप, अगर सीजी व्यापम के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए एक अच्छा गुड न्यूज़ क्या है, अच्छा गुड न्यूज़ ये है कि ये वाला पेपर बहुत सर्कुलेट हो रहा है। कौन सा, जिसमें पटवारी के 911 पद रिक्त बताए जा रहे हैं। कितने पद, पटवारी के 911 पद और 388 पद आपके राजस्व निरीक्षक के खाली बताए जा रहे हैं। वहीं पे नायब तहसीलदार और तहसीलदार का जो नियुक्ति है वो सीजीपीएससी द्वारा किया जाता है, तो ये तो सीजीपीएससी के एग्जाम में चले जाएगा। लेकिन जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि आने वाले समय में हमें बहुत जल्दी ही पटवारी और आरआई के पोस्ट पर हमको भर्ती देखने को मिलेगी। अब जो बच्चा आज से तैयारी करना चालू करेगा उसका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। आप अभी पास वाले एग्ज़ाम को अगर थोड़ा सा अवॉइड करते हो और दूर वाले एग्ज़ाम को अगर टारगेट करते हो तो आपका प्रिपरेशन बहुत पुख्ता हो सकता है। बात समझ में आ रहा है, तो थोड़े से दूर वाले एग्ज़ाम को अगर आप अभी से टारगेट करोगे तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि आपको सिर्फ इतना ही कवर नहीं करना है। ये तो हिंदी का हो गया, आपको ये पूरा सिलेबस कवर करना है। कौन सा पूरा, ये पूरा,
और इस पूरे सिलेबस को एक बार अच्छे से करने के लिए आपको 6 से 9 महीना चाहिए, सिर्फ एक बार कवर करने के लिए। आप बात को थोड़ी समझिए, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन लेके चलिए, ताकि एग्जाम में आपका प्रिपरेशन बेटर हो सके। बाकी एसआई की जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो सारी सुविधाएं मिलेंगी ही हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा। और बाकी आप चाहो तो लॉन्ग टर्म अगर विजन रखते हो, प्रिपरेशन अपना बेहतर करना चाहते हो, तो साध्य के साथ जल्द से जल्द जुड़िए, क्योंकि आने वाले कल में पटवारी और आरआई की आपको बम्पर भर्ती देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। और इसका प्रिपरेशन अभी से बिलासपुर जैसे बड़े बड़े जगहों पे प्रिपरेशन चालू हो गया है। हमारे संस्थान द्वारा एक एडवांटेज आपको ये है कि आप घर बैठे तैयारी कर सकते हो। अगर आप वर्किंग पर्सन हो, घर में जिम्मेदारियाँ बहुत है और आप पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हो, तो ये आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है। अभी से आप दूर से तैयारी करना चालू करोगे तो एग्जाम के आते आते आपका तैयारी बहुत अच्छा हो सकता है। आप डेली के 4 घंटे दे सकते हो। मेरे को मालूम है बहुत सारे हम में से लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत रहती है और पढ़ने के लिए समय कम मिलता है, लेकिन तैयारी करना चाहते हैं। तो पास के एग्जाम को न देखते हुए थोड़ा दूर के एग्जाम को तैयारी करो, ताकि आपका तैयारी जो हो इतना पुख्ता हो कि आप एक पोस्ट ले सको। ठीक है, कुछ मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना चाहिए। जनरली हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और किसी तरह का स्ट्रेटेजी हमारे पास रहता ही नहीं है। तो एक बात तो समझो कि आपका जो एग्ज़ाम होता है ना, इस एग्ज़ाम में ना 65% क्वेश्चन PYQ होते हैं। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 65% क्वेश्चन क्या रहते हैं? PYQ होते हैं। तो पहला जिम्मेदारी तो ये बनता है कि इस PYQ का एनालिसिस किया जाए। क्या किया जाए? एनालिसिस के साथ इस PYQ को कवर किया जाए। वैसे साध्य द्वारा ये पूरा चीज़ कराया जाएगा, एनालिसिस के साथ PYQ को कराया जाएगा। ठीक है, तो पहला जिम्मेदारी तो ये बनता है कि 65% जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपसे अच्छे तरीके से बन जाए, जिस थ्योरी को आपने पढ़ा है उससे। पहला चीज़ तो ये है, क्योंकि दूसरा चीज़ आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जो कट ऑफ रहता है ना वो इसी के आसपास रहता है। इस 65% से कम हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। 120 नंबर 130 नंबर निकलेगा 150 में, और वर्तमान में 90। वर्तमान में ध्यान दो, 100 में 65 नंबर लाना है। 100 में कितना नंबर लाना पड़ेगा? 100 नंबर का हो गया आज के डेट में आप का एग्जाम। 100 में आपको 65 स्कोर करना है, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप सही से अटेम्प्ट कर लेते हो, सही से प्रिपेयर कर लेते हो, तो 65 तो आपका ऐसे ही आ रहा है। 65% आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जुड़े हुए मिलेंगे। ठीक है, अब रही बात बचे हुए 35 क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपका नॉलेज काम आएगा। आप जितना एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे हमारे एकेडमी के साथ, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। पहली चीज़। ठीक है, दूसरा चीज़, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग प्रिपरेशन के दौरान सिर्फ प्रिपेयर ही करते हैं। प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। अरे भाई साहब, अपने सेगमेंट अपने प्रिपरेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करो। एक कहलाएगा न्यू टॉपिक प्रिपरेशन पोर्शन, जिसमें न्यू टॉपिक प्रिपेयर करोगे आप, और एक टाइम आपका कहलाएगा रिवीजन। अगर आप दिन में 8 घंटा पढ़ाई करते हो, कितना? 8 घंटा पढ़ाई करते हो, 2 घंटा आंख मूंद कर आप रिवीजन को दो। 2 घंटा रिवाइज ही करना है, कुछ भी हो जाए 2 घंटा रिवाइज करना है। 6 घंटा आप इधर न्यू टॉपिक को दे सकते हो, 6 घंटा। ठीक है, तो 8 घंटा एक मोटा मोटी आदमी इतना ही पढ़ाई कर सकता है। फिर 4 घंटे नहाने खाने धोने में, फिर 8 घंटा सोने में चले जाता है। ठीक है, नींद को कम मत कीजिए, 8 घंटे सोने का हैबिट बनाइए, 8 घंटा पढ़ने का हैबिट बनाइए, और 8 घंटे डेली दिनचर्या के लिए अपना निकालिए। ठीक है, 8 घंटे में आप क्या कीजिए? 2 घंटा रिवाइज कीजिए और 6 घंटा आप नया टॉपिक प्रिपेयर कीजिए। ये जो 2 घंटा है ना, आपको बहुत बेनिफिट करेगा। जनरली हमारा क्या होता है कि हम पढ़ते जाते हैं, पीछे वाली चीज़ों को भूलते जाते हैं। ये जो 2 घंटा आप रिवाइज करोगे ना, ये भूलने नहीं देगा आपको। ये आपको क्या नहीं करने देगा? भूलने नहीं देगा। इस रूल को मैं क्या कहता हूँ 50-50% रूल। इसको मैं क्या कहता हूँ 50-50% रूल कहता हूँ, क्योंकि आप जितना इसमें पढ़ोगे 6 घंटे में, उससे कहीं ज़्यादा इस रिवीजन वाले टाइम पे पढ़ लोगे 2 घंटे में। समय वाले अलग अलग है, लेकिन पोर्शन आप दोनों में बराबर कवर करोगे। इसको मैं बोलता हूँ जनरली 50-50%। दूसरा, हमारी साध्य क्या चाहती है? हमारा साध्य का एक मोटिव है कि सबसे पहले हम बच्चों को बहुत अच्छे से थ्योरी कराएं। आपको साध्य के द्वारा सबसे पहले थ्योरी वाला पोर्शन बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। फिर हमारे द्वारा ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव। दूसरा हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले थ्योरी को हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। तीसरा, आपको स्वयं का आकलन करने के लिए समय समय पर टेस्ट सीरीज लाया जाएगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज लाया जाएगा। तो इन तीनों के माध्यम से आपका प्रिपरेशन बिल्कुल 3 टाइम्स बेटर हो सकते हैं इन तीनों के माध्यम से। तो ये चीज़ें मुझे आपको बतानी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस साथियों, मेरी बातें बस यहीं तक थी।
बाकी आपको जो कमेंट में आपको लगता है सही लगता है वो आप अपने हिसाब से बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट पर। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग का विजन कैसा है आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि हमें प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करना है। थैंक यू।